नमस्कार, मैं हूं अमीन बेग और आप देख रहे हैं साधना न्यूज़। भोपाल से निकलकर हम ग्वालियर चंबल संभाग आ गए हैं और यहां की सियासी नब्ज़ टटोलने की कोशिश कर रहे हैं कि आखिर यहां पर सियासत में चल क्या रहा है। जाहिर सी बात है कि ग्वालियर चंबल संभाग की जो सीटें होती हैं वो किसी को भी सत्ता के सिंहासन तक पहुंचाने के लिए बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। इस समय हम भिंड की मेहगांव सीट पर हैं और जाहिर सी बात है कि यहाँ पर ओपीएस भदौरिया जी हैं जो यहाँ से मंत्री भी आते हैं। बहुत सारी उम्मीदें हैं, लेकिन यहाँ पर जब हमने स्थानीय स्तर पर लोगों से बातचीत की तो काफ़ी खामियां नज़र आईं। कई लोग यहाँ से चुनाव में टिकट मांग रहे हैं। ख़ासतौर पर कांग्रेस भी लगातार ये कोशिश कर रही है कि अच्छा कैंडिडेट उसको मिल सके, लेकिन जो शख्स हमारे साथ इस समय मौजूद हैं वो बीजेपी से टिकट मांग रहे हैं। उद्योगपति हैं, समाज सेवी हैं और जाहिर सी बात है कि वो कोशिश कर रहे हैं कि अगर उनको टिकट मिले तो बहुत सारी दिक्कतें वो यहाँ से दूर कर सकते हैं। हमारे साथ यहाँ पर मौजूद हैं अशोक भारद्वाज जी। आपका बहुत बहुत स्वागत है साधना न्यूज़ पर। धन्यवाद, साधना न्यूज़ को बहुत बहुत धन्यवाद। मेरा पहला सवाल आपसे यही है कि टिकट, जाहिर सी बात है कि जब चुनाव आते हैं सभी टिकट मांगते हैं, लेकिन आप जो यहाँ से टिकट मांग रहे हैं, आप जिस पार्टी से टिकट मांग रहे हैं उनके मंत्री हैं, विधायक हैं, उसके बाद भी आप टिकट? मंत्री हैं, विधायक हैं, सांसद हैं, सभी हैं, सब कार्यकर्ता हैं। चुनाव के समय पर सभी कार्यकर्ता होते हैं। पार्टी जिस पर भरोसा करती है उसको प्रत्याशी बनाती है। उस सब के लिए हम कार्यकर्ता मिलके पार्टी प्रत्याशी को विजयी बनाते हैं। आपको क्या लगता है कि एक मंत्री का टिकट काट कर आपको टिकट दिया जाएगा? नहीं, टिकट काटना नहीं काटना ये शीर्ष नेतृत्व का काम है। टिकट मांगना कार्यकर्ता का काम है। आपने अपनी बात रख दी? बिल्कुल, अपनी बात कार्यकर्ता, हमारी पार्टी ऊपर से काम कर रही है। सारे वरिष्ठ नेतृत्व हमारा सारा काम कर रहा है। हमारे यहाँ सर्वे चल रहे हैं। जो जिताऊ कैंडिडेट होगा उसको पार्टी प्रत्याशी बनाएगी। सर्वे जब हुआ था तो आप तक भी बातचीत आई होगी, आपने अपनी बात रखी होगी? सर्वे हमेशा गोपनीय होता है। पूछा तो गया होगा? नहीं, सर्वे में प्रत्याशी से या कार्यकर्ता से नहीं पूछा। सर्वे में जनता की नब्ज़ टटोली जाती है। आप भी जनता की नब्ज़ टटोलने आए हैं। आपने अपनी बात रख दी वहाँ पर? हाँ, अब सब कार्यकर्ता लगभग वरिष्ठ नेतृत्व से परिचित होते हैं और वरिष्ठ नेतृत्व ही डिसाइड करता है कि प्रत्याशी किसको बनाया जाए। आपने 2018 में भी मांग की थी, उसके बाद अब 2023 में भी। उद्योगपति हैं, जो हमने आपके बारे में समझा है, आप उद्योगपति हैं, समाज सेवी हैं, क्यों ये मन में ख्याल आ गया कि वहाँ से निकल कर राजनीति में कूदना है? हमारी सनातन परंपरा है बेग साहब। हमारी सनातन परंपरा में 4 आश्रम हुआ करते हैं। 4 आश्रमों में पहला आश्रम है ब्रह्मचर्य आश्रम, दूसरा आश्रम है गृहस्थ आश्रम, तीसरा है वानप्रस्थ आश्रम, फिर हम संन्यास की तरफ जाते हैं। तो ऋषि परंपरा के अनुसार, सनातन परंपरा के अनुसार हमको उस प्रकार से ज़िंदगी जीना चाहिए। मैंने पहले पढ़ाई की, पढ़ाई करने के बाद बच्चों की जिम्मेदारी की, बच्चों की व्यापार किया, व्यापार करने के बाद बच्चों की जिम्मेदारी से मुक्त हुआ। तो मेरा तीसरा दायित्व जो आता है वो समाज सेवा का। समाज सेवा जहाँ से लिया है मैंने, जिस जन्मभूमि में पैदा हुआ हूँ उसकी सेवा करूँ। तो उसकी सेवा के चलते, उस सेवा के चलते मेरे मन में ख्याल आया कि मुझे अब वापस बच्चों को जिम्मेदारी देके और समाज की सेवा करना चाहिए, जन्मभूमि की सेवा करना चाहिए। उस सेवा के लिए वापस फिर जन्मभूमि में आ गया और आने के बाद मैंने फिर जन्मभूमि में आने के बाद अपना काम शुरू कर दिया। तो चूँकि हम देखते हैं कि बीजेपी का हमेशा ये कहना है कि हम कोशिश करते हैं कि कहीं से भी टिकट दें, विरोध ना हो। जो मेरा सवाल आपसे ये है कि आप टिकट मांग रहे हैं, अगर पार्टी आपको टिकट नहीं देती है तो फिर क्या, निर्दलीय या फिर किसी और के चुनाव चिन्ह पर चुनाव लड़ेंगे? भाजपा परिवार में रहने वाला व्यक्ति विचारधारा आधारित व्यक्ति होता है। विचारधारा, हमारी पार्टी में विचारधारा महत्वपूर्ण है। हम सब कमल के फूल के नाम पर काम करते हैं, हम सब राष्ट्रभक्ति के नाम पर काम करते हैं, हम सब देशभक्ति के लिए काम करते हैं। सारे कार्यकर्ता मिलके हम लोग काम करते हैं और पार्टी एक को प्रत्याशी बनाएगी, ये भी निश्चित है। पार्टी में प्रत्याशी तो एक होगा, लेकिन सब लोग मिलकर काम करेंगे। बात ये भी आ रही है, चाहे वो अरविंद भदौरिया हों, ओपीएस भदौरिया हों, आपको लगता है कि अब किसी और को भी मौका मिलना चाहिए? लगता है मिलना चाहिए। परिस्थितियाँ एक्चुअली बेग साहब क्या थी, 2018 में यहाँ भारतीय जनता पार्टी और 2013 में 18 में भारतीय जनता पार्टी मेहगांव विधानसभा हार गई थी। 2013 में भारतीय जनता पार्टी यहाँ चुनाव जीती थी। 2008 में भारतीय जनता पार्टी चुनाव जीती थी। 1998 में भारतीय जनता पार्टी चुनाव जीती थी। 2018 में परिस्थितियाँ चेंज हुई। 2018 में भारतीय जनता पार्टी यहाँ से चुनाव हार गई। उस समय हमारा ग्वालियर चंबल संभाग
लगभग अच्छी स्थिति में नहीं था, परिस्थितियाँ और थीं। तो 2018 के चुनाव के बाद 20 में माननीय ज्योतिरादित्य सिंधिया जी जब हमारी पार्टी में आ गए, उसके बाद परिस्थितियाँ अलग हुई। तो यहाँ की जो परिस्थितियाँ हैं वो परिस्थितियाँ अब 18 जैसी नहीं हैं, अब परिस्थितियाँ बदली हुई हैं। सिंधिया जी हमारे साथ हैं, भाजपा का यहाँ वर्चस्व बढ़ेगा। और यहाँ का जो समीकरण है, आप कह रहे हो कि भदौरिया जी मंत्री हैं, ओपीएस भदौरिया जी मंत्री हैं और अरविंद भदौरिया जी मंत्री हैं, केपी सिंह भदौरिया जी जिला पंचायत अध्यक्ष हैं, यही समीकरण यहाँ ऐसी परिस्थिति पैदा करेंगे कि हम 5 सीटें जीतें। तो वरिष्ठ नेतृत्व हमारा विचार करेगा कि कैसे हम 5 सीटें जीतें, इसके लिए कुछ भी संभव है। ठीक है, थोड़ा सा मैं यहाँ की राजनीतिक जो स्थितियाँ हैं और ख़ास तौर पर यहाँ पर जिस तरीके से बेरोज़गारी हो, पानी हो या फिर दूसरे दीगर मुद्दे हों, आपको क्या लगता है कि मंत्री होने के बावजूद भी कई सारी ऐसी चीज़ें हैं जो छूट गई हैं, या फिर आपको ये लगता है कि नहीं, बीजेपी की सरकार है, काम तो हुआ है? ये काम तो हुआ है, बीजेपी की सरकार है, और लेकिन कुछ चीज़ें छूट जाती हैं, होता है, ऐसी परिस्थितियां होती हैं। इस पंचवर्षीय योजना में 2 साल हम लोग नहीं सरकार में रहे हैं, उसके बाद हम सरकार में दोबारा आ गए। तो जो चीज़ें छूट गई हैं अब हम पूरा करने का प्रयास करेंगे। यहाँ के हमारे जो जनप्रतिनिधि थे उनकी नज़र से कुछ चीज़ें रह गई होंगी, तो वो चीज़ें हम वापस लेके आएंगे। पानी की एक बड़ी समस्या है। हमने जब मेहगांव में या भिंड की जो तमाम दूसरी विधानसभाओं में गए, बहुत बड़ी दिक्कत है। जबकि नल जल योजना के ज़रिए बहुत ये बातें की जा रही है कि मध्य प्रदेश जो है वो अव्वल है देश के अंदर। आप भी मानते हैं कि यहाँ पर नल जल के ज़रिए पीने का पानी लोगों को उपलब्ध हो पाया है? जल जीवन मिशन हमारी मोदी जी का, माननीय प्रधानमंत्री भारत सरकार, उनका बहुत ज़्यादा ऐसा मुद्दा है, वो हर घर को नल से जल देना चाहते हैं। और उस योजना में हमारा भिंड जिला भी शामिल है जल जीवन मिशन के तहत। और रहा सवाल, आपने कहा कि पानी की व्यवस्था यहाँ समस्या है। छोटा भाई मेरा मऊ नगर पंचायत का अध्यक्ष बना था 13 में 5 साल अध्यक्ष रहा। हम लोग सिंध का पानी लेके आए मऊ में, 24/7 नल की सप्लाई दी हमने अपनी नगर पंचायत को। तो यहाँ ऐसा है, गुंजाइश है, यहाँ पानी की ऐसी कोई कमी नहीं है, यहाँ हम पानी दे सकते हैं सबको। और जो गांव हमने ले लिए हैं, चिन्हित कर लिए हैं। तो लेकिन तस्वीरें कुछ अलग दिखाई दी, विरोध होता हुआ नज़र आया। हाँ है, कुछ गांव में समस्या बची है, जैसे आप गाता गांव की कह रहे हो। कुछ गांव में समस्या मेरे संज्ञान में भी आई है। उस गांव में हम लोग जहां खारा पानी है वहां प्रयास कर रहे हैं कि मीठे पानी से लेके जहां ट्यूबवेल कराएं वहां मीठे पानी के एरिया में कराएं, और उस गांव में खारा पानी जहां है उस गांव में ट्यूबवेल से पानी पहुँचाएँ। बहुत सारी, ठीक है, आपने कहा कि दिक्कतें हैं, टिकट भी आप मांग रहे हैं, लेकिन नहीं लगता आपको कि मंत्री हैं यहाँ से? अगर 2023 में भी पानी की दिक्कत, बिजली की दिक्कत, तो सवाल तो खड़े होते हैं। और जिस पार्टी से आप टिकट मांग रहे हैं, जब मंत्री यहाँ पर कुछ नहीं कर पा रहा, तो आपको लगता है कि उस पार्टी से आप विधायक बन जाएंगे तो बहुत कुछ कर लेंगे? यही मैं नहीं कह सकता कि मंत्री नहीं कर पाए। दिखाई दे रहा है, हम लोग जगह जगह घूमे, पानी की, बिजली की बड़ी दिक्कत दिखाई। आप 2 दिन में आपने आके देख लिया, यहाँ हम लोग रह रहे हैं, ऐसा नहीं है। स्थानीय लोगों से बातचीत, परेशान दिखाई। अब स्थानीय लोगों की समस्या हो सकती है, बाकी यहाँ डेवलपमेंट के नाम पर सीएम राइज स्कूल भी खुले हैं, यहाँ और भी व्यवस्थाएं सुधारने का प्रयास किया है। और जो व्यवस्था है, तो ये तो अनवरत प्रक्रिया है। विकास क्या होता है? विकास तो आपने जो विकास देखा या आपको जो विकास दिखाई दिया या जनता जो विकास देख के आती है, तो जनता की अपेक्षाएं बढ़ जाती हैं। अभी तक यहाँ मंत्री नहीं हुआ था, पहली बार मेहगांव में विधानसभा मंत्री बना, तो अपेक्षाएं, नो डाउट अपेक्षाएं बढ़ जाएंगी। और बढ़ी हुई अपेक्षाओं में लोग सोचते हैं कि उस शहर का विकास ज़्यादा हुआ। यहाँ लोग तुलना दतिया से करते हैं, और दतिया से तुलना करेंगे तो निश्चित उदास होंगे। अभी मौजूदा स्थितियों में भाजपा की हालत कैसी है यहाँ से? हालत बहुत अच्छी है। 18 में जो आप कह रहे हो, 18 की स्थिति अच्छी नहीं थी, 18 में परिस्थितियाँ अलग थी। 18 में हमारे पास सिंधिया जी नहीं थे, सिंधिया जी यंग हैं, और सिंधिया जी 18 में हमारी बी टीम, सामने वाली टीम, इस बार सिंधिया जी हमारे साथ हैं। और 34 सीटों पर जो हमारा पिछला रिजल्ट जो आप बता रहे हो वो अब बहुत अच्छा होने वाला है। ग्वालियर चंबल संभाग में हम पिछली बार की परिस्थितियों से बिल्कुल अलग परिस्थितियों में चुनाव लड़ रहे हैं। सिंधिया जी की जहाँ तक बात आती है, ये कहा जाता है कि जो मूल नेता है वो नाराज़ है, तो यहाँ सिंधिया समर्थक ही हैं, मंत्री भी हैं, मूल नेता नाराज़ है, खामियाजा भुगतना पड़ सकता है अगर चीज़ें नहीं बदली जैसा आप चाहते हैं? नहीं, चीज़ें बदल रहे हैं धीरे धीरे। क्या होता है, कार्यकर्ता जब एक बार आता है किसी पार्टी में, कोई दूसरी पार्टी के कार्यकर्ता जब आते हैं, तो हमारे यहाँ तो 13 में भी कार्यकर्ता आए थे। 13 में भी मेहगांव विधानसभा में
13 में यहाँ राकेश शुक्ला जी 2008 से 13 तक विधायक रहे, और 13 में माननीय मुकेश चतुर्वेदी जी आ गए। मुकेश चतुर्वेदी 13 से 18 तक वो विधायक रहे। धीरे धीरे हम लोगों ने एडजस्ट किया, और 18 में फिर शुक्ला जी को टिकट। पानी में जो शक्कर घोलने की बात की जा रही थी, वो शक्कर घुल गई, अभी भी पड़ी है? मिठास घोलने का प्रयास जारी है। राकेश शुक्ला जी और मुकेश चौधरी जी में मिठास घोलने का प्रयास जारी है। अब OPS भदौरिया जी आ गए। कई जगह तो ऐसी स्थिति बनी है कि जहाँ 2 लोग ही अभी आए हैं लोग, लेकिन हमारे यहाँ तो पहले से ही प्रयास जारी है। 13 में चौधरी साहब आए थे, और फिर दूसरे चौधरी साहब वापस चले गए। बड़े चौधरी साहब राकेश चौधरी साहब आए थे, नहीं घुल पाए, वापस चले गए। मुकेश चौधरी जी हमारे यहाँ घुल मिल गए। अब भदौरिया जी आ गए तो उनको घुल रहे हैं सब लोग आपस में मिलजुल के। 2018 के बाद चूँकि देखिए ग्वालियर चंबल संभाग की जो सीटें, जैसा मैंने शुरुआत में जिक्र किया आपसे कि बहुत महत्वपूर्ण होती हैं शामला हिल्स तक जाने के लिए, 2018 के बाद क्या ऐसी परिस्थितियाँ हुई कि बहुत ज़्यादा नुकसान उठाना पड़ा बीजेपी को? मैंने कहा आपको 2018 में यहाँ मुद्दे अलग थे। 2018 में हमारे यहाँ जो मुद्दे थे, एक 2 अप्रैल के दंगे हुए थे। 2 अप्रैल के दंगों ने हमारे यहाँ ध्रुवीकरण किया था। मेन हमारे यहाँ जो ग्वालियर चंबल संभाग में प्रभाव हुआ था वो 2 अप्रैल के दंगों का प्रभाव था। कांग्रेस में सिंधिया जी चेहरा थे, लोगों को उम्मीद थी कि सिंधिया जी मुख्यमंत्री होंगे अगले कांग्रेस में, तो ये सोच के भी लोगों ने यहाँ मतदान किया, और वो निराशा मिली। फिर निराशा मिलने के बाद अब परिस्थितियाँ अलग हैं, सौहार्दपूर्ण वातावरण है, सिंधिया जी हमारे साथ हैं। राजनीति में जाति ये बहुत महत्वपूर्ण हो चली है पिछले कुछ सालों से देखें या इतिहास को देखें, यहाँ पर भी बहुत ज़्यादा पार्टी से ज़्यादा जातिगत समीकरण हावी रहते हैं। एक ख़ास जाति के लोग जिस तरफ जाते हैं उस तरफ सियासत का रुख मुड़ जाता है। बिल्कुल सही पकड़ा आपने। यहाँ की नब्ज थोड़े अलग प्रकार की है। यहाँ थोड़ा ये चंबल है, चंबल में ये चीज़ें ज़्यादा हैं, और उत्तर प्रदेश का प्रभाव भी है। और जातिगत आधार पर राजनीति जब से शुरू हुई है तब से ये सब परिस्थितियाँ बनने लगी हैं, और ये यहाँ भी है। भिंड क्या, लगभग सभी जगह ऐसी परिस्थितियाँ हैं। जातिगत आधार पर समीकरण बिठाना, जातिगत आधार पर टिकट देना, जातिगत आधार पर मंत्री बनाना, ये सब जातिगत आरक्षण जो हमारा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने, बाबा साहेब ने जो हमारी व्यवस्था दी है, वो जातिगत आधार पे है। तो इसको नकारा नहीं जा सकता, किसी भी प्रकार से इसको नकारा नहीं जा सकता। अच्छा ठीक है, वापस एक बार आप जो मांग कर रहे हैं उस पर आते हैं। हमने देखा चाहे वो बागेश्वर धाम जी हों या फिर राखी का कोई कार्यक्रम करना हो या और भी कार्यक्रम हो, उस रंग में भी रंगे नज़र आ रहे हैं। और ऐसा नहीं है कि हमने देखा नरोत्तम मिश्रा जी को देखा, अरविंद भदौरिया जी को देखा, भोपाल में हमने विश्वास सारंग जी को देखा, सब यही करते हुए नज़र आ रहे हैं। तो आपको लगता है कि ये टिकट पाने का या और ऊंचे पद पर जाने का बहुत अच्छा और आसान तरीका भी है? ये टिकट पाने का ऊंचे पद पर जाने वाली बात जो आप कह रहे हो वो नहीं है। आपका नहीं, ओवरऑल दिखाई दे रहा है जो, और कांग्रेस भी ये आरोप लगा रही है। नहीं, अरे कमलनाथ जी ने कथा कराई, बागेश्वर धाम वाले धीरेन्द्र शास्त्री जी पंडित जी 3 दिन वहाँ कथा, कमलनाथ जी के यहाँ कथा करके आए। नदरुआ मंदिर पे 5 दिन कथा करके गए हमारे यहाँ। और रहा सवाल राखी का, तो गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में नाम लिखा गया है। पर जो कार्यक्रम हुआ 31 तारीख को जो राखी का कार्यक्रम था, तो उसका नाम गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में है। और सब लोग जनता से जुड़ने का एक माध्यम है जी। हम लोग जनता से जुड़े रहना चाहते हैं। कोई भी नेता हो, कोई भी कार्यकर्ता है, वो जनता से जुड़ाव चाहता है, और जनता से जुड़ने का एक बहुत अच्छा माध्यम है। धर्म का प्रचार हो रहा है और जनता से जुड़े, एक दूसरे को साथ रह रहे हैं, मौका मिलता है। बिल्कुल मौका मिलता है। और एक सवाल और जहन में आ रहा है कि युवाओं से भी बातचीत हुई हमारी। वैसे तो ओवरऑल देश पे बेरोज़गारी एक बड़ा मुद्दा है, कई राज्यों से खबरें निकल कर आती हैं, लेकिन मेहगांव में ऐसा दिखाई दिया कि ये यहाँ पर जो है वो सबसे बड़ा मुद्दा यही है। लोग कह रहे हैं कि भैया यहाँ पर जो है ना, अगर बच्चा पढ़ भी ले तो रोज़गार नहीं है, उसको या तो भोपाल या ग्वालियर या फिर प्रदेश छोड़ना पड़ता है। क्यों डेवलपमेंट नहीं हो पाया यहाँ पर? प्रदेश छोड़ना नहीं पड़ता है, यहाँ शौक से लोग, पलायन जिसको नहीं कहें, पलायन उसको कहते हैं जो मजबूरी में जाता है। यहाँ लोग शौक से जाते हैं, यहाँ पलायन नहीं हुआ है। यहाँ से महेश भैया गए थे, महेश भैया अहमदाबाद गए थे, और आप कहेंगे कि अहमदाबाद यहाँ से पलायन करके गए थे उस स्थिति में, लेकिन वहाँ जाके सेठ बन गए, और सेठ बन गए, व्यापार किया, और इतना व्यापार किया कि लौट के हमारे ज़िले को बहुत कुछ देने की कोशिश की उनने। तो यहाँ से पलायन शब्द का प्रयोग नहीं कर सकते अपन भिंड मुरैना के बारे में। लोग निकलते हैं व्यापार करने, सब लोग निकलते हैं व्यापार करने। गांव में रह के व्यापार नहीं किया जा सकता। यहाँ चंबल की माटी में नौकरी करने 2 ही लोग जाते हैं। सुबह 5 बजे यहाँ रोड पर निकलो, आप सुबह कभी रात को सो, अगर तुम आपकी इच्छा हो तो सुबह निकलना रोड पर। सुबह 5 बजे आप निकलोगे तो बच्चे दौड़ते हुए मिलेंगे। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना की रोड पर किसी पे आप सुबह 5:30 बजे जाएंगे
तो बच्चे दौड़ते हुए मिलेंगे। सेना में जाने की रिहर्सल चलती है सुबह, यहाँ सड़कों पे सेना में जाने के लिए बच्चे, सेना में जाने के लिए सबसे ज़्यादा सैनिक हमारे यहाँ से चंबल, भिंडो, मुरैना से भर्ती होने जाते हैं। तो इसको हम बेरोजगारी कहें या एजुकेशन की व्यवस्थाएं जैसे जैसे हमारे यहाँ बढ़ती जाएंगी और यहाँ इंडस्ट्रियलाइजेशन हो जाए, कोई ऐसी चीज़ें हो जाएं, ऐसा प्रयास करेगा यहाँ का वरिष्ठ नेतृत्व। यहाँ जो तो लाना पड़ती है। ग्वालियर में मैंने देखा सिंधिया जी बहुत कोशिश करते हुए नज़र आते हैं, जैसे तो यहाँ के जो स्थानीय स्तर के नेता हैं वो उतनी कोशिश करते हुए नज़र तो नहीं आया, दिखाई नहीं दिया। उस स्तर पर प्रयास कर रहे होंगे नेता, हमारे जो भी नेता रहे होंगे उन्होंने प्रयास किया होगा। सफलता असफलता अलग बात है, और अगर कहीं ऐसी व्यवस्था बनती है तो प्रयास करना चाहिए, सभी को प्रयास करना चाहिए अपने क्षेत्र के लिए। अगर कोई इंडस्ट्री आती है तो नो डाउट यहाँ लाभ मिलेगा यहाँ के क्षेत्र के बेरोजगार युवाओं को। आपसे बातचीत करके एक बात तो समझ में आई कि आप चिंतित भी हैं यहाँ के चीज़ों की, यहाँ पर जो हालात ख़राब हैं। सवाल मेरा ये है कि माँ रतनगढ़ परियोजना है सर, बहुत महत्वपूर्ण परियोजना थी, आप भी उसको बखूबी समझते होंगे, क्या हुआ उसका? माँ रतनगढ़ परियोजना पिछले समय से, पिछले चुनाव से पहले उसके टेंडर हो गए थे, उसकी स्वीकृति हो गई थी। माँ रतनगढ़ परियोजना यहाँ की महत्वाकांक्षी परियोजना है। उस परियोजना में हमारी मेहगांव विधानसभा, गोहद विधानसभा, डबरा विधानसभा और सियोड़ा विधानसभा, 4 विधानसभाओं के लगभग 150 गांव प्रभावित हो रहे थे। सबको सिंचाई मिलने वाली थी। किन्हीं कारणों से वो परियोजना लेट हुई है और मैं चाहता हूँ वो परियोजना बहुत जल्दी लाइन पे आ जाएगी। उसमें डैम का काम हमारा नहीं शुरू हो पाया, पिछले 5 साल हो गए टेंडर हुए, काम शुरू नहीं हुआ है, क्योंकि मैं उस लाइन से आता हूँ तो मुझे उसका ज्ञान है। और लेकिन हमारा प्रयास है कि कैसे भी वो परियोजना जल्दी जल्दी मूर्त रूप ले और लोगों को सिंचाई का लाभ मिले। बिल्कुल ऐसा होना भी चाहिए ताकि फ़ायदा हो लोगों को। एक आखिरी सवाल मेरा आपसे ये है जिससे हमने शुरुआत की थी, टिकट आप मांग रहे हैं और पहली लिस्ट बीजेपी ने जारी कर दी है, अभी और भी धीरे धीरे करके बीजेपी लिस्ट जारी कर रही है और उम्मीद करते हैं कि जैसा आप सोच रहे हैं वैसा हो। तो अभी और किसी से बातचीत जारी है? और 34 सीटों पे जो हमारा पिछला रिजल्ट जो आप बता रहे हो वो अब बहुत अच्छा होने वाला है। ग्वालियर चंबल संभाग में हम पिछली बार की परिस्थितियों से बिल्कुल अलग परिस्थितियों में चुनाव लड़ रहे हैं। सिंधिया जी की जहाँ तक बात आती है, ये कहा जाता है कि जो मूल नेता है वो नाराज़ है, तो यहाँ सिंधिया समर्थक ही हैं, मंत्री भी हैं, मूल नेता नाराज़ है, खामियाजा भुगतना पड़ सकता है अगर चीज़ें नहीं बदली जैसा आप चाहते हैं? नहीं, चीज़ें बदल रहे हैं धीरे धीरे। क्या होता है, कार्यकर्ता जब एक बार आता है किसी पार्टी में, कोई दूसरी पार्टी के कार्यकर्ता जब आते हैं, तो हमारे यहाँ तो 13 में भी कार्यकर्ता आए थे, 13 में भी मेहगांव विधानसभा में 13 में यहाँ राकेश शुक्ला जी 2008 से 13 तक विधायक रहे और 13 में माननीय मुकेश चतुर्वेदी जी आ गए। मुकेश चतुर्वेदी 13 से 18 तक वो विधायक रहे। धीरे धीरे हम लोगों ने एडजस्ट किया, वो 18 में फिर शुक्ला जी को टिकट। पानी में जो शक्कर घुलने की बात की जा रही थी वो शक्कर घुल गई, अभी भी पड़ी है? मिठास घोलने का प्रयास जारी है। राकेश शुक्ला जी और मुकेश चौधरी जी में मिठास घोलने का प्रयास जारी है। अब OPS भदौरिया जी आ गए। कई जगह तो ऐसी स्थिति बनी है कि जहाँ 2 लोग ही अभी आए हैं लोग, लेकिन हमारे यहाँ तो पहले से ही प्रयास जारी है। 13 में चौधरी साहब आए थे और फिर दूसरे चौधरी साहब वापस चले गए। बड़े चौधरी साहब राकेश चौधरी साहब आए थे, नहीं घुल पाए, वापस चले गए। मुकेश चौधरी जी हमारे यहाँ घुल मिल गए। अब भदौरिया जी आ गए तो उनको घुल रहे हैं सब लोग आपस में मिलजुल के। 2018 के बाद चूँकि देखिए ग्वालियर चंबल संभाग की जो सीटें, जैसा मैंने शुरुआत में जिक्र किया आपसे कि बहुत महत्वपूर्ण होती हैं शामला हिल्स तक जाने के लिए, 2018 के बाद क्या ऐसी परिस्थितियाँ हुई कि बहुत ज़्यादा नुकसान उठाना पड़ा बीजेपी को? मैंने कहा आपको 2018 में यहाँ मुद्दे अलग थे। 2018 में हमारे यहाँ जो मुद्दे थे, एक 2 अप्रैल के दंगे हुए थे। 2 अप्रैल के दंगों ने हमारे यहाँ ध्रुवीकरण किया था। मेन हमारे यहाँ जो ग्वालियर चंबल संभाग में प्रभाव हुआ था वो 2 अप्रैल के दंगों का प्रभाव था। कांग्रेस में सिंधिया जी चेहरा थे, लोगों को उम्मीद थी कि सिंधिया जी मुख्यमंत्री होंगे अगले कांग्रेस में, तो ये सोच के भी लोगों ने यहाँ मतदान किया और वो निराशा मिली। फिर निराशा मिलने के बाद अब परिस्थितियाँ अलग हैं, सौहार्दपूर्ण वातावरण है, सिंधिया जी हमारे साथ हैं। राजनीति में जाति ये बहुत महत्वपूर्ण हो चली है पिछले कुछ सालों से देखें या इतिहास को देखें, यहाँ पर भी बहुत ज़्यादा पार्टी से ज़्यादा जातिगत समीकरण हावी रहते हैं। एक ख़ास जाति के लोग जिस तरफ जाते हैं उस तरफ सियासत का रुख मुड़ जाता है। बिल्कुल सही पकड़ा आपने। यहाँ की नब्ज थोड़े अलग प्रकार की है। यहाँ थोड़ा ये चंबल है, चंबल में ये चीज़ें ज़्यादा हैं और उत्तर प्रदेश का प्रभाव भी है। और जातिगत आधार पर राजनीति जब से शुरू हुई है तब से ये सब परिस्थितियाँ बनने लगी हैं
और ये यहाँ भी है। भिंड क्या, लगभग सभी जगह ऐसी परिस्थितियाँ हैं। जातिगत आधार पर समीकरण बिठाना, जातिगत आधार पर टिकट देना, जातिगत आधार पर मंत्री बनाना, ये सब जातिगत आरक्षण जो हमारा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने, बाबा साहेब ने जो हमारी व्यवस्था दी है, वो जातिगत आधार पे है। तो इसको नकारा नहीं जा सकता, किसी भी प्रकार से इसको नकारा नहीं जा सकता। अच्छा ठीक है, वापस एक बार आप जो मांग कर रहे हैं उस पर आते हैं। हमने देखा चाहे वो बागेश्वर धाम जी हों या फिर राखी का कोई कार्यक्रम करना हो या और भी कार्यक्रम हो, उस रंग में भी रंगे नज़र आ रहे हैं। और ऐसा नहीं है कि हमने देखा नरोत्तम मिश्रा जी को देखा, अरविंद भदौरिया जी को देखा, भोपाल में हमने विश्वास सारंग जी को देखा, सब यही करते हुए नज़र आ रहे हैं। तो आपको लगता है कि ये टिकट पाने का या और ऊँचे पद पर जाने का बहुत अच्छा और आसान तरीका भी है? ये टिकट पाने का ऊंचे पद पे जाने वाली बात जो आप कह रहे हो वो नहीं है। नहीं, आपका नहीं, ओवरऑल दिखाई दे रहा है जो, और कांग्रेस भी ये आरोप लगा रही है। नहीं, अरे कमलनाथ जी ने कथा कराई, बागेश्वर धाम वाले धीरेन्द्र शास्त्री जी, पंडित जी 3 दिन वहाँ कथा, कमलनाथ जी के यहाँ कथा करके आए। रुद्रगुहा मंदिर पे 5 दिन कथा करके गए हमारे यहाँ। और रहा सवाल राखी का, तो गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में नाम लिखा गया है। पर जो कार्यक्रम हुआ 31 तारीख को, जो राखी का कार्यक्रम था, तो उसका नाम गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में है। और सब लोग जनता से जुड़ने का एक माध्यम है जी। हम लोग जनता से जुड़े रहना चाहते हैं। कोई भी नेता हो, कोई भी कार्यकर्ता है, वो जनता से जुड़ाव चाहता है, और जनता से जुड़ने का एक बहुत अच्छा माध्यम है। धर्म का प्रचार हो रहा है और जनता से जुड़े, एक दूसरे के साथ रह रहे हैं, मौका मिलता है। बिल्कुल मौका मिलता है। और एक सवाल और जहन में आ रहा है कि युवाओं से भी बातचीत हुई हमारी। वैसे तो ओवरऑल देश पे बेरोज़गारी एक बड़ा मुद्दा है, कई राज्यों से खबरें निकल कर आती हैं, लेकिन मेहगांव में ऐसा दिखाई दिया कि ये यहाँ पर जो है वो सबसे बड़ा मुद्दा यही है। लोग कह रहे हैं कि भैया यहाँ पर जो है ना, अगर बच्चा पढ़ भी ले तो रोज़गार नहीं है, उसको या तो भोपाल या ग्वालियर या फिर प्रदेश छोड़ना पड़ता है। क्यों डेवलपमेंट नहीं हो पाया यहाँ पर? प्रदेश छोड़ना नहीं पड़ता है, यहाँ शौक से लोग, पलायन जिसको नहीं कहें, पलायन उसको कहते हैं जो मजबूरी में जाता है। यहाँ लोग शौक से जाते हैं, यहाँ पलायन नहीं हुआ है। यहाँ से महेश भैया गए थे, महेश भैया अहमदाबाद गए थे, और आप कहेंगे कि अहमदाबाद यहाँ से पलायन करके गए थे उस स्थिति में, लेकिन वहाँ जाके सेठ बन गए, और सेठ बन गए, व्यापार किया, और इतना व्यापार किया कि लौट के हमारे ज़िले को बहुत कुछ देने की कोशिश की उनने। तो यहाँ से पलायन शब्द का प्रयोग नहीं कर सकते अपन भिंड मुरैना के बारे में। लोग निकलते हैं व्यापार करने, सब लोग निकलते हैं व्यापार करने। गाँव में रह के व्यापार नहीं किया जा सकता। यहाँ चंबल की माटी में नौकरी करने 2 ही लोग जाते हैं। सुबह 5 बजे यहाँ रोड पर निकलो, आप सुबह कभी रात को सो, अगर तुम आपकी इच्छा हो तो सुबह निकलना रोड पर। सुबह 5 बजे आप निकलोगे तो बच्चे दौड़ते हुए मिलेंगे। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना की रोड पर किसी पे आप सुबह 5:30 बजे जाएंगे तो बच्चे दौड़ते हुए मिलेंगे। सेना में जाने की रिहर्सल चलती है सुबह यहाँ सड़कों पे। सेना में जाने के लिए बच्चे, सेना में जाने के लिए सबसे ज़्यादा सैनिक हमारे यहाँ से चंबल, भिंड और मुरैना से भर्ती होने जाते हैं। तो इसको हम बेरोजगारी कहें या एजुकेशन की व्यवस्थाएँ जैसे जैसे हमारे यहाँ बढ़ती जाएंगी और यहाँ इंडस्ट्रियलाइजेशन हो जाए, कोई ऐसी चीज़ें हो जाएँ, ऐसा प्रयास करेगा यहाँ का वरिष्ठ नेतृत्व। यहाँ जो तो लाना पड़ती है। ग्वालियर में देखा सिद्धिया जी बहुत कोशिश करते हुए नज़र आते हैं, तो यहाँ के जो स्थानीय स्तर के नेता हैं वो उतनी कोशिश करते हुए नज़र तो नहीं आया, दिखाई नहीं दिया। उस स्तर पर प्रयास कर रहे होंगे नेता हमारे, जो भी नेता रहे होंगे उन्होंने प्रयास किया होगा। सफलता असफलता अलग बात है, और अगर कहीं ऐसी व्यवस्था बनती है तो प्रयास करना चाहिए, सभी को प्रयास करना चाहिए अपने क्षेत्र के लिए। अगर कोई इंडस्ट्री आती है तो नो डाउट यहाँ लाभ मिलेगा यहाँ के क्षेत्र के बेरोजगार युवाओं को। आपसे बातचीत करके एक बात तो समझ में आई कि आप चिंतित भी हैं यहाँ के चीज़ों की, यहाँ पर जो हालात ख़राब हैं। सवाल मेरा ये है कि माँ रतनगढ़ परियोजना है सर, बहुत महत्वपूर्ण परियोजना थी, आप भी उसको बखूबी समझते होंगे, क्या हुआ उसका? माँ रतनगढ़ परियोजना पिछले समय से, पिछले चुनाव से पहले उसके टेंडर हो गए थे, उसकी स्वीकृति हो गई थी। माँ रतनगढ़ परियोजना यहाँ की महत्वाकांक्षी परियोजना है। उस परियोजना में हमारी मेहगांव विधानसभा, गोहद विधानसभा, डबरा विधानसभा और सियोड़ा विधानसभा, 4 विधानसभाओं के लगभग 150 गांव प्रभावित हो रहे थे। सबको सिंचाई मिलने वाली थी। किन्हीं कारणों से वो परियोजना लेट हुई है, और मैं चाहता हूँ वो परियोजना बहुत जल्दी लाइन पे आ जाएगी। उसमें डैम का काम हमारा नहीं शुरू हो पाया, पिछले 5 साल हो गए टेंडर हुए, काम शुरू नहीं हुआ है, क्योंकि मैं उस लाइन से आता हूँ तो मुझे उसका ज्ञान है। और लेकिन हमारा प्रयास है कि कैसे भी वो परियोजना जल्दी जल्दी मूर्त रूप ले और लोगों को सिंचाई का लाभ मिले। बिल्कुल ऐसा होना भी चाहिए ताकि फ़ायदा हो लोगों को। एक आखिरी सवाल मेरा आपसे ये है जिससे हमने शुरुआत की थी, टिकट आप मांग रहे हैं और पहली लिस्ट बीजेपी ने जारी कर दी है, अभी और भी धीरे धीरे करके बीजेपी लिस्ट जारी कर रही है, और उम्मीद करते हैं कि जैसा आप सोच रहे हैं वैसा हो। तो
अभी और किसी से बातचीत जारी है या सिर्फ आपने अपनी बात करके ख़त्म कर दिया, आप वेट एंड वॉच कर रहे हैं? नहीं, टिकट के लिए मैंने आपको पहले भी कहा था, फिर कह रहा हूँ, हमारा वरिष्ठ नेतृत्व तो ये ऊपर से निगरानी करता है, वो ये देखता है कि चुनाव में जीत का सेहरा किसको बंधेगा, कौन सा कार्यकर्ता हमारा जीत के आ सकता है, कौन से कार्यकर्ता को देने से हमारी सीट निकल जाएगी। उसके लिए जो आधार होते हैं, कई आधार, जैसा मैंने पहले भी कहा, उसके लिए जो भी आधार हो, योग्यता हो, जातिगत आधार हो, क्षेत्र की जनता की मांग हो। मेरा सवाल में, चूँकि देखिए मैं आपसे ये सवाल इसलिए भी कर रहा हूँ क्योंकि 3 बातें की जा रही हैं कांग्रेस की तरफ से, शिवराज, महाराज और नाराज़ बहुत दिखाई दे रहा है। हम देख रहे हैं भोपाल में बैठ के कि हर दूसरे दिन कमलनाथ जी के दफ्तर के बाहर सैकड़ों गाड़ियाँ खड़ी हो जाती हैं, पता चलता है कि ये बीजेपी के लोग हैं, नाराज़ होकर आ गए, इन लोगों को टिकट नहीं मिला। वैसी स्थिति तो नहीं बनने वाली है। आप कमलनाथ जी के दफ्तर के बाहर देखते हो, कांग्रेस के दफ्तर के बाहर के 2 गाड़ी, 4 गाड़ी, 6 गाड़ियों के पीछे नंबर लिखे होते हैं, 101, 1101, इस तरीके से गाड़ियाँ। उस दिन आपने गाड़ियाँ नहीं गिनी जब सिंधिया जी भाजपा में आए थे, लाखों गाड़ियाँ आई होंगी, उसमें से अगर हम कम भी कर देंगे, 1 गाड़ी, 2 गाड़ी, 100 गाड़ी, तो कितनी कम हो जाएंगी। आप कल्पना करो, सिंधिया जी भाजपा में आए थे तब कितनी गाड़ी आई थी, विधायक आए थे, गाड़ी आई थी, जिला पंचायत अध्यक्ष आए थे, पार्षद आए थे, पूरी लाइन लग के आई थी, इतना बड़ा अपार समूह हमारे साथ आया था। सरकार बदल गई। अब आप कह रहे हो कि कुछ लोग चले गए, 2 लोग चले गए, 1 चले गए, 10 गाड़ियाँ चली गई, 101 नंबर की गाड़ियाँ चली गई, 100 नंबर की गाड़ियाँ चली गई, लेकिन आपने उस दिन को कल्पना क्यों नहीं कर रहे हो जब सिंधिया जी हमारे साथ आए थे तो सारी सरकार ही आ गई थी। तो उसमें से कुछ चले जाएंगे, असंतुष्ट होंगे, लेकिन नाराज भाजपा, शिवराज भाजपा, महाराज भाजपा, ऐसा कुछ नहीं है। भाजपा भाजपा है, कमल का फूल निशान है सबका, और सब भाजपा में रह के काम कर रहे हैं। फिर वही आखिरी सवाल, टिकट मिल रहा है ना? और टिकट मिल रहा है, ये वरिष्ठ नेतृत्व को पता होगा। मैं आश्वस्त हूँ, मैं अपना काम कर रहा हूँ। हर कार्यकर्ता को उम्मीद होती है कि उसको टिकट मिलेगा। बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। तो ये थे अशोक भारद्वाज जी, जिन्होंने मेहगांव पर अपनी बात रखी। बीजेपी से टिकट वो मांग रहे हैं, कई सारे मुद्दों पर चर्चा हुई। जाहिर सी बात है कि टिकट मिलेगा या नहीं, इसके लिए थोड़ा सा और इंतज़ार करना होगा। लेकिन सबसे बड़ी दिक्कत जो क्षेत्रों में घूमकर पता चल रही है कि जो भोपाल में बैठकर जो बातें की जाती हैं, जो दावे किए जाते हैं, ज़मीनी हकीकत जो है वो उससे उलट नज़र आती है। कैमरा पर्सन अभिलाष तिवारी, आदर्श चौधरी के साथ अमीन गे, मेहगांव।